असल नाज़रीन किराम, बहुत से मसाइल हैं जो आज हमारे लिए तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए। एक तो है बरतानिया में इलेक्शन हुआ है जी, और कंजर्वेटिव पार्टी का कुछ 14 साल का जो एक टेन्योर था वो ख़त्म, एक तरह ऐसा बुरी तरह ख़त्म हुआ। लेबर पार्टी इस तरह जीती है कि लगता था कि लेबर पार्टी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यूँ अमर्ज हुई है कि लगता है वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ी हो गई है। हमें कोई खुशी मनाने की इसमें बात नहीं है कि हम खुश हो जाएं, या इस बात करें कि उन्होंने कोई हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, कुछ बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिस पर हमें भी स्टडी करना पड़ेगी। और ख़ुद बरतानिया के लोग भी ये देख रहे हैं कि क्यों कंजर्वेटिव ख़त्म हुए हैं और क्यों लेबर रीएमर्ज हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दुनिया की सियासत में जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। दूसरा एक अहम बात यही है कि जो हमारे वज़ीर आज़म गए हैं काज़ाकिस्तान या ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दौरे पर गए हैं, प्यूटन को मिले हैं और वहाँ शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है। इस शंघाई कॉन्फ्रेंस को, इस दौरे को आप आम दौरा नहीं समझें। ये ख़ास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में जब अमेरिकी कांग्रेस में हमारे ख़िलाफ़ करारदादें पास हो रही हैं, यूएनओ पास कर रहा है, हमें आईएमएफ के साथ कुछ कर्जा भी लेना है, हमारे पहले इससे पहले हमारे हुकूमत कुछ राब्ते कायम करी थी चीन के साथ, लग रहा था सी पैक रिवाइव हो रहा है। अब ये सारी नक्शा, ये शंघाई कॉन्फ्रेंस क्यों बनी थी? एक सोचने की बात तो है। उस वक्त बनाई गई थी जब ये कहा गया था कि इस इलाके में, अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नेटो की फ़ौजें आ गई थी कि नेटो का यहाँ क्या काम। लेकिन जब ये हुआ, नज़र आया कि ये सब एक सूरत हाल बदलती दिखाई देती है, उन्होंने कहा भी हम नेटो के ख़िलाफ़ तो नहीं बना रहे, लेकिन इलाके में से दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहते हैं। प्यूटन एक पहले भी पाकिस्तान आने का दौरे का अनाउंस हुआ था, लेकिन आए नहीं थे क्योंकि इंडिया का दबाव था बहुत ज़्यादा। अब लगता है कि शायद कुछ सिंपैथेटिक हैं, शायद कुछ बात बनती दिखाई देती है। क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है इस पूरी सूरत हाल के साथ? जहाँ क्या हम इस सिचुएशन को एक दबाव के तौर पर, प्रेशर के तौर पर, सफारतकारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं मगरब की ताकतों के ख़िलाफ़? कि हमारे पास ये तो नहीं कह सकते कि मुतबादिल मौजूद है, ये कह सकते हैं कि हम बिल्कुल बेवार से नहीं है, कोई ना कोई ऐसा है जो हमें सपोर्ट कर सकता है। इस बात को स्टडी करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। और तीसरी बात, लास्ट बट लीस्ट जिसे कहते हैं, नॉट द लीस्ट, वो ये है कि वज़ीर आज़म तो वहाँ ये कह के आए थे कि आज जाके मशवरा करूँगा कि एपीसी बुलाई जाए, लेकिन उनके मशवरा करने से पहले वो हमारे जो बानी पीटीआई हैं, उन्होंने आज वहाँ जेल में बात करते हुए ये कह दिया है कि हम इस एपीसी में शरीक होंगे। अगरचे ये इशारे दिए कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते लोगों के साथ, लेकिन इस मसले पे एपीसी में शरीक होंगे। किस मसले पर? यही जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जिसे हम कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने वाले हैं, क्यों शरीक होंगे? ये इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले वो शरीक हुए थे जब बहुत अकड़ में थे और किसी बात पे गुफ्तगू को तैयार नहीं हुआ करते थे। तो जब एपीसी का मसला आया था, पेशावर आर्मी स्कूल पे हमला हुआ था, तो उस वक्त भी वो शरीक हुए थे। तो ऐसे ऐसे मौक़ों पे वो शिरकत की बात की हामी क्यों भरते हैं और बाकी बातों की क्यों करते हैं? और आज उन्होंने काजी फायज़िज़ा के बारे में कमेंट्स किए हैं, खैर उस पर ही बात होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो अब क्या कहना चाहते हैं, क्या रवैया इख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन उनका एपीसी में शरीक होना एक तरह से एक ब्रेक थ्रू भी हो सकता है हमारी सियासत में, अगरचे वो मौक़िफ़ उनका अभी कायम है कि मैं इन लोगों से बात नहीं करूँगा। बहरहाल ये सूरत हाल है। 3 चीज़ों मैंने इशारा किया है। बात वही हमारे मुल्क के सियासी इस्तेहकाम और माशी मुस्तक़बिल के हवाले से है और कुछ नहीं है। इस हवाले से हमारे यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब बैठे, बिलाल भुट्टो के तर्जमान भी हैं और पीपल्स पार्टी के बहुत नुमायाँ एक रहनुमा हैं, उनसे भी बात करेंगे। शौकत बसरा साहब शायद अभी हमें शमूलियत इख्तियार कर लें और अभी उनसे तय तो यही हुआ है कि वो शामिल होंगे, देखते हैं क्या बनता है। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कराची से शामिल हैं, कराची से मेरे पुराने साथी हैं। नवीद चौधरी साहब हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब, पहले आपसे बात मैं बाद में करता हूँ, मैं नवीद चौधरी साहब से करता हूँ ताकि नॉन पार्टीसन। नवीद साहब, मैंने 3 इशू किए, बरतानिया का इलेक्शन और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई कॉन्फ्रेंस, उसके हवाले से बदलती हुई सूरत हाल, प्यूटन के हवाले से एक ज़रा पॉजिटिव सी बात गालिबन माजी में 2 बार हुई है लेकिन नताइज नहीं निकलते। और तीसरी बात यह है
कि आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कि बानी पीटीआई कहते हैं कि मैं एपीसी में शरीक हो जाऊंगा, लेकिन इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा। और वो शरीक तब भी होते हैं जब कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पर जब हुआ था अटैक तब शरीक हुए थे, अब वो शरीक होने को तैयार हैं। क्या सूरत हाल नज़र आती है इस पूरे मामले में? तो सबसे पहले तो जो बरतानिया के इंतखाबात हैं, हम्म, इसका जो नतीजा सामने आया है वो बरतानिया के अंदरूनी हालात हैं। हम्म, ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि ऋषि सुनक जो वादे करके बरसर इक़्तिदार आए थे उनको पूरा नहीं कर सके, हम्म, और पूरे मुल्क के अंदर हम्म, मुआशी हवाले से जो मुश्किलात चल रही हैं हम्म, उससे लोगों की जिंदगी जलन हुई हुई है। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर भी थे। मसलन जब रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो वहाँ गैस जानी बंद हो गई, जिसके नतीजे में बिजली का टैरिफ बहुत बढ़ गया। वहां भी ये मसला पैदा हुआ था। मैं ये वहां इसलिए कर रहा हूँ, आज हम सब बिजली के बिलों का शोर मचा रहे हैं। तो मुझे उस वक्त जो बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो बता रहे थे कि मैं अपने बच्चों को ऐसे फोन करके कहता हूँ कि गैर जरूरी लाइटें बुझा दो, बिजली का इस्तेमाल कम करो। तो एक ओवरऑल जो रिसेशन था, अच्छा फिर वो बरतानिया के अंदर जो पॉलिसीज बनी थी बहुत सारी, उसमें भी कंजर्वेटिव जो थे वो कोई रिजल्ट नहीं दे सके। और लेकिन ये जो है कि इतनी बारीक सिरे से आ जाना, ये अब जाहिर कर रहा है कि पब्लिक का मूड बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये की जा रही थी कि लेबर पार्टी जीत जाएगी, लेकिन इतनी सीटें ले जाएगी, ये तो नहीं थी। तो इससे ये चीज तो तय हो गई कि अगर आप आम आदमी के मिसाल को हल नहीं करते, वो चाहे मादर जमहूरियत बरतानिया हो या पाकिस्तान हो, जहाँ कभी हाइब्रिड निज़ाम है, कभी कच्ची पक्की जमहूरियत, कभी माशाल्लाह, तो वहाँ आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते। शंघाई ताउन तंजीम वाज़े तौर पर रशिया ने जिस वक्त मुआशी वाले से एक गिरफ्त पकड़ ली, और हमने देखा कि समुद्रों में उनकी फोर्सेस भी आने शुरू हो गई, मुख्तलिफ बालक में सरमायाकारी शुरू कर दी उन्होंने। तो उससे पूरी दुनिया के मफादात यहाँ वाबस्ता हो चुके हैं। तो बरतानिया के मुआशी मफादात बहुत हद तक चीन के साथ वाबस्ता है। आपने देखा है कि वहां पर इन्होंने चाइना की जो बसें हैं वो चलाई गई हैं, पूरा एक मामला हुआ है वहां पे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी और जगह भी सरमायाकारी कर रहे हैं। अब शंघाई ताउन तंजीम की सूरत में चीन की चूंकि पॉलिसी टकराव की नहीं है, क्योंकि एक ताकत तो वो है, टकराव की नहीं है, तो मुआशी वाले से आगे बढ़ रहा है। हम देखें ना, टेस्ला के मुकाबले पर जो BYD है वो टक्कर दे गई है उसको, बल्कि हरा गई है। उसी मियार की जो गाड़ियां हैं वो आधे से भी कम कीमत पर है। ठीक है। और उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो ये मुआशी वाले जो चैलेंज आ रहा है, ये अमेरिका के लिए भी चैलेंज है। असल में तो मुआशी चैलेंज आ रहा है ना। तो अब चूंकि दुनिया के मुआशी मफादात जुड़ रहे हैं चीन के साथ, उसमें रूस के भी जुड़ रहे हैं, उसमें इंडिया के भी जुड़ रहे हैं, हमारे तो है ही। हमें तो एक सुनहरा मौका मिला हुआ है सी पैक की सूरत में। अगर हम उस पर अमल दरामद कर गुजरे तो उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में वाकई गेम चेंजर वाली सूरत होगी। तो शंघाई ताउन तंजीम की बहुत अहमियत है। शहबाज शरीफ साहब पुतिन साहब को मिले हैं, और पुतिन ने वहां एक जुमला कहा है, वो मैं दोहराना चाहूंगा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। यानी कि आपको याद होगा कि जब ये PDM का दौर था, रही थी अदम एतमाद के नतीजे में, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब की प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई थी। तो अगर वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं तो इससे बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। अब जाहिर है दबाव की वो वाली एक देखें साजिशें जारी रहेंगी, लेकिन अब मुआशी निज़ाम के अंदर जो गिरफ्त है चीन की, वो हर बुतन बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो उसके नतीजे कुछ हमें भी अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। तो इतना दबाव अमेरिका का नहीं लेना चाहिए। जहां तक आपने तीसरी बात की बानी PTI की, तो मैं आपकी राय से थोड़ा सा इस वक्त जो मुझे महसूस हो रहा है कि अब वो जो मामला था 2014 का कि APS हुआ तो मुज़ाकरात पर आए, तो ज़ाहिर है वो एक ऑप्शन नहीं थी, उसके जरिए का धरना उठा। लेकिन यहाँ ये मामला ये है कि अब वो वाज़ेह तौर पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। भूख हड़ताल करने की धमकी देना, CJ के बारे में ऐसे पास के आना। अभी चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि CJ दबंग आदमी है, आपको याद होगा। अब वो CJ साहब के बारे में इस तरह की बातें कह रहे हैं, और फिर ये बातें भी कर रहे हैं जी फला फला पार्टी खत्म हुई, मेरी पार्टी खत्म हुई। बाहर ग्रुपिंग भी चल रही है। जिस तरह के अल्फाज शेर अफजल मरवत फवाद साहब को और फवाद साहब शेर अफजल मरवत साहब को कह रहे हैं, वो आपके सामने है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो फैज नेटवर्क की जो ग्रिप थी, जो भाई मजबूत थी, मैं मान रहा हूँ बहुत सारी चीजें तो चलती रही। चलें इस पे हम बिल्कुल बात करते हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप क्या कहेंगे सारी सूरत? उन्होंने तीनों मामलों पर गुफ्तगू की है। हमारा असल मसला तो PTI वाले रेफरेंस से है, बाकी लेकिन पस मंजर मैंने इसलिए नवीद चौधरी साहब से पूछा था ताकि सारी बात खुल कर सामने आ जाए। आप इस पूरे नक्शे को कैसे देखते हैं? कोई बदल गया नक्शा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया।
देखिए, ये जो सबसे पहले लेबर पार्टी के हवाले से बात करते हैं, मैं समझता हूँ इट्स अ ह्यूज विक्ट्री। उन्होंने 300 से ज़ायद सीट्स जीती हैं, और ये जो पब्लिक का ट्रेंड है, पब्लिक का बिहेवियर है, और जो पब्लिक का मूड है, वो एक मैसेज है कि ये सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ महंगाई होगी और हुकूमत में रहने वाले लोग अवाम को दिए गए वादे और अपनी बातों को पूरा नहीं करेंगे, तो वो फिर अवाम ने उनके खिलाफ कल को वोट देना है, और वो फिर अपने जाने की तैयारी करें, और वो फिर एक नई पार्टी को, नए लोगों को मौका देंगे। ठीक है। और ये ट्रेंड बरतानिया में आपको नज़र आ गया है, और ये एक नेचुरल ट्रेंड है कि ये किसी भी मुल्क में ऐसा होगा। आप देखें कि पीडीएम की हुकूमत जब थी तो पॉलिटिकल डैमेज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हुआ जो हुकूमत में थी, जो पीडीएम हुकूमत में बैठे हुए थे। अगर उस टाइम पे महंगाई और बाकी मामलात और चीज़ें इतनी ना बढ़ती, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक बेहतर तौर पे जो है ज़्यादा सीटें जीत सकती थी, लेकिन उसके अंदर और फैक्टर्स भी थे, और ये महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर थी, मुश्किल डिसीजन मेकिंग। तो ये एक चेंजिंग जो है बिहेवियर है और सूरत हाल है। इससे हम सबको भी सबक सीखना चाहिए, तमाम पाकिस्तान के अंदर रहने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, आइदर पॉलिटिकली और स्टेट वाइज भी वी हैव टू पुट आवर हाउस एंड इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर। ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है आज की डेट में। और उसके बाद जो ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था SCO के अंदर, ये एक ब्रेक थ्रू मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान का एज ए स्टेट, एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये पुतिन के साथ मुलाकात होना, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट था। और ये ब्रेक थ्रू मज़ीद होने की ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान को जो इस टाइम पे ज़रूरत है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो स्ट्रेट और अलाइंड रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पे अगर कोई ये समझे कि हमें अमेरिका को छोड़ के सिर्फ चाइना के साथ ताल्लुकात रखने हैं, या सिर्फ चाइना के साथ रख के तो हमें रशिया को नहीं पूछना, ऐसा नहीं है। हम एक सॉवरन कंट्री हैं, हमें अपना नेबरिंग कंट्री के साथ भी अपने रीजनल कनेक्टिविटी भी ठीक करनी है, हमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी, वेस्ट के साथ भी, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका के साथ भी, हमें बायलैटरल रिलेशंस को भी ठीक रखना है और मल्टीलैटरल को भी ठीक रखना है। और ख़ास तौर पे ऐसे जो फोरम्स हैं जैसे SCO टाइप है, यहाँ पे अगर हमें मौका मिलता है कि हम अपने ताल्लुकात रूस से बेहतर कर सकें या चाइना के साथ मज़ीद कनेक्टिविटी बढ़ा सकें और उनसे सीख सकें, तो ये हमें करने की ज़रूरत है, बिकॉज रीजनल कनेक्टिविटी के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद अब बात करते हैं ये जो प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया दी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का, मैं समझता हूँ बानी PTI की तरफ से ये एक खुशाइंद बात है। और ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अगर ये नुमाइंदगी करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। बिकॉज जब आप एक दफ़ा बैठ के बातचीत का दरवाज़ा खुल जाएगा तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिकॉज ये जो अज़्म इस्तेकाम है इसके बारे में अभी सिर्फ क़यास-ए-राइयाँ हैं, क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे हैं इनको ये नहीं पता ये ऑपरेशन है क्यों, बिकॉज ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से है। जब प्राइम मिनिस्टर बैठ के सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रीफ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग, पार्टीज़, पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड आएंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। शौकत बसरा साहब, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, राशि साहब को बाद में बात करता हूँ उनसे मैं, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है कि आप पार्टी के आपके बानी चेयरमैन ने कह दिया कि मैं APC में शरीक होने को तैयार हूँ। पहले भी जब हुआ था, अभी नवीद चौधरी साहब उसको एनालाइज कर रहे थे कि जब APC पे हमला हुआ था तो उन्होंने लंबा धरना ख़त्म करके उसमें भी उस वक्त भी शिरकत की थी, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी बात, हम इसको उस कॉन्टेस्ट में दे रहे हैं, बरतानिया का इलेक्शन, शंघाई कॉन्फ्रेंस ये वगैरह। आप क्या समझते हैं, क्या सिचुएशन है हमारे यहाँ? अब कोई बातचीत हो रही है, अंदर इस्तेहकाम आ रहा है, या सिर्फ ये अभी दिखावे की चीज़ें? मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत खाऊं, मैंने स्काइप पे आना था, लेकिन हमारी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सका। ठीक, गुजारिश ये है कि जाहिर है इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान की जो पार्टी है उसके सबसे बड़े लीडर हैं, इस वक्त 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो जो काम भी पाकिस्तान के मफाद में होगा, अवाम के मफाद में होगा, किस तरह हो सकता है कि तहरीक इंसाफ उससे पीछे हटे। बेशक हम इस हुकूमत को समझते हैं कि ये जालसाजी के जरिए ये हुक्मरान बने हैं, क्योंकि उनके ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। लेकिन जाहिर एक सिक्योरिटी इश्यूज हों या दूसरे मामलात हों तो वो पाकिस्तान के मामलात हैं, तो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से मामलात हैं। हालांकि जैसे आज इमरान खान साहब को जेल में पता चला, उन्होंने कहा हमारा वफद जरूर शरीक होगा। और आपको मैं एक और बताऊं, चाइना ने जो हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, उन्होंने जाहिर अभी तक जो भी ये बातें करें, किसी मुल्क ने ऐसे एफसी बनाई, किसी मुल्क ने यहाँ पर कोई तक एक इन्वेस्टमेंट नहीं की और एक पैसा नहीं आया। उसकी वजह वो ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है। ये देखें, ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद तो बहस का रुख और हो गया है। सर मैं अर्ज करता हूँ, हाँ। मैं अर्ज करता हूँ मीर साहब, उसमें आप ये देखिए कि जब लास्ट टाइम उनके एक इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग हुई तो हमें डायरेक्ट अप्रोच किया उनके सफारत खाने में, चाइना के ने, कि जी आप इस मीटिंग में जरूर शरीक हों। हालांकि यही हुकूमत कोशिश करती रही और बड़े ने रोड़े अटकाए कि तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा ना बने, हम लोग उसका हिस्सा बने। अब भी हम इसका हिस्सा बनेंगे। और हम तो बार बार यही कह रहे थे कि आप जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको आप पार्लियामेंट में ले आए, उनको आप किसी फोरम पे ले आए। हम इंशाल्लाह जो भी, ये कैसे हो सकता है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का मसला हो, पाकिस्तान के मुफाद में हो, हम तो बढ़ चढ़ कर शाना बशाना उनके साथ चलेंगे। इसलिए इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि ये अच्छा इक़दाम है। हम इसमें जो भी वहाँ पर इनपुट होगा हम कौम के सामने भी रखेंगे, और इसमें अगर जहाँ पे भी हमारी जरूरत होगी, हमारी तहरीक इंसाफ केपी में हुकूमत है, क्योंकि पाकिस्तान के कोने कोने में भी हम उनका साथ देंगे। ठीक ठीक जी। निहाल हाशमी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, सारे मौक़िफ़ आपने सुन लिए। अब आप क्या कहते हैं, नक्शा क्या है मुल्क का, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, चांसेस क्या हमारे लिए कुछ नए हैं, और कुछ सचमुच कुछ मुल्क की सूरत बदलने वाली है, या अभी हम तशवीश में मुब्तला रहें? मीर साहब, आप शायद PMLN को लोकल पार्टी समझ रहे हैं। आप दीगर लोगों से तो बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, शंघाई और G20 सब पूछ रहे हैं, और हमसे सिर्फ आप पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ सर, आप हमें लोकल समझ गए। तो लोकल क्या बात करूँ मैं आपसे? मैंने तो लिख के रखा था कि बरतानिया में नहीं, आप उस पर बात करें, बरतानिया पे में कंजर्वेटिव क्यों हार गई। हाँ, बताएं। सारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की, मगर मैं समझता हूँ बुनियादी चीज है कि हमारा और उनका कोई मुआवजा नहीं है इलेक्शन कैंपेन का। उनके यहाँ जो इलेक्शन है वो मुद्दे पे होता है, उनके यहाँ इलेक्शन मैनिफेस्टो पे होता है, उनके यहाँ इलेक्शन इश्यूज पे होता है, उनके यहाँ इलेक्शन टैक्सेस पे होता है, स्टूडेंट्स पे होता है। हमारा उससे क्या लेना देना है? हमारे यहाँ तो इलेक्शन किसी के जात के साथ, किसी के मोहब्बत और नफरत में होता है। तो हमारा और उनका मुआवजा इलेक्शन का नहीं बनता है। हमारा इलेक्शन बहुत डिफरेंट होता है। हम कहते हैं कि जी फलाना साहब आएंगे सब ठीक हो जाएगा, कोई कहता है वो नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। तो हमारा और उनका इलेक्शन का मुआवजा बनता नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि उनके इश्यूज बड़े डिफरेंट होते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट पर्सनैलिटीज, वो इश्यूज पे बात करते हैं, वो टैक्सेस पे बात करते हैं। तो उनके इलेक्शन ऑब्वियसली, जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि बरतानिया में हो क्या होना था। अब जब आप पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे हैं तो जनाब इमरान खान साहब अगर आना चाहते हैं PTI वाले तो सर बिस्मिल्लाह, उनको ना किसी ने आने से रोका है ना जाने से रोका। अगर वो आ जाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं आएंगे तो भी वो कॉन्फ्रेंस जो है वो हो ही जाएगी, और जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बेहतर होगा वो किया जाएगा। तो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि वेदर दे कम और दे डोंट कम। ये तो डिसाइड करना है उन्होंने, हमने नहीं डिसाइड करना है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं। बहरहाल इस पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा बात शुरू करते हैं। नवीद चौधरी साहब से मैं असल में नक्शा बदलता हुआ देख रहे हैं। हम बदलता हुआ नक्शा ये नहीं देख रहे कि हम अमेरिका के ब्लॉक से निकल कर दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और IMF जो हम पर दबाव डाल रहा है, हमें उसके बारे में कुछ स्पेस मिलती दिखाई देती है कि नहीं देती है। और बरतानिया का इलेक्शन उस हवाले से भी है। काज़ाकिस्तान वगैरह का दौरा जो है ये भी इसको देखना चाहिए। शंघाई कॉन्फ्रेंस अब कितनी माने खेज हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नई UNO बन सकती है अगर ये सूरत रही, मैं ये नहीं कहता। लेकिन इतनी बात है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जब पाकिस्तान में ये तब्दीली आती है कि हमारे बानी PTI ये कहते हैं कि मैं APC में शरीक होने को तैयार हूँ, अगरचे इन सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और ये तैयार होते हैं जब अस्करी मामला आते हैं। फ़ौज चाहती थी
APC का जब मामला उस वक्त भी हुआ था तो ये नक्शा पैदा हुआ था कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था। अब इसलिए पैदा हुआ है कि दहशतगर्द जो हैं वो फ़ौज को और हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं, हमारे लिए अमन व अमान की सूरत ख़राब कर रहे हैं, कि कहते हैं कि इसके लिए हम बातचीत के लिए बैठने के लिए कॉन्फ्रेंस में तैयार हैं। आगे क्या होता है यही देखना है। एक वक्फे के बाद हाजिर हो। जी नाज़रीन कराम, आपने नवीद चौधरी साहब सारी सूरत हाल, सारे सवालों के जवाब और नक्शा और मेरी इसमें तहफ़्फ़ुज़ात जितने भी हैं वो सारे आपके सामने हैं। आपकी राय से मुख्तलिफ राय नहीं मेरी वैसे बेसिकली आप क्या सोचते हैं, इसको कैसे सब आप करेंगे, इस गुफ्तगू को हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो सियासी माहौल बना है, इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल एस्टेब्लिशमेंट का है। जिन लोगों की रिजर्वेशंस हैं वो बानी पीटीआई हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, महमूद अचकज़ई साहब हो, मेघल साहब हो, बाज़ असफिजार वली साहब भी बोलते हैं या उनके साहबजादे। मामला ये है अहमद वली खान के रिजर्वेशन की एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। एक बात ये है। दूसरा मामला ये है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जा रही है उसमें बाहर रहना अपने आप को इररिलेवेंट करने की मुतरादिफ होगा। उसकी रीजन ये है कि हमें जमीनी हक़ाइक़ से आंखें किसी सूरत नहीं चुराना चाहिए। जो प्लान बन चुका है, जिस तरीके के साथ अब ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम होगा, अब ऑपरेशन इसको ना कहें, एक कह लें कि एक हिकमत अमली बनी है, ये नाम दे दें, यही फर्क आएगा। लेकिन कार्रवाई तो शुरू है। ये जो 8-8, 10-10 का मारे जा रहे हैं, कल चलास में ऑपरेशन हुआ है और आपको पता है कि सारे के सारे रोड ब्लॉक के नीचे सारे टोटल सारे रास्ते, वहां मिलिट्री भी थी, वहां नीम जो फौजी दस्ते हैं वो भी थे और पुलिस भी थी वहां। तो वहां पूरे का पूरा ऑपरेशन हुआ। तो ये तो शुरू हो गया है। तो इसमें इररिलेवेंट तो किसी ने नहीं रहना ना। अब ये रुकना तो है नहीं। अगर आदमी ये कहे कि ये रुक जाएगा, ये होगा, जाहिर है कि अब जिस तरह से टेररिज्म बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरह से टेररिज्म केपी के अंदर हो रहा है, आज भी आपने देखा कि बलूचिस्तान का धमाका हो गया। तो ये चीजें चलेंगी ना। रोड फ्रंट पे बम लगाया गया था या बलूचिस्तान में नस्ब की गई थी, उसमें भी दो कह रहे थे, बाज 3 कह रहे थे, 3 अफराद शादी। वो हमला पुलिस पर था लेकिन रात लोग उसमें शहीद हो गए। तो ये ऑपरेशन तो होना है। इसमें अगर बाहर रहेगा वो रिलेवेंट हो जाएगा। अब मामला ये है कि पीटीआई ने मैं समझता हूँ अच्छा फैसला किया है। वो कॉन्फ्रेंस में आए और वहां आके अपनी अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी है तो वहां पेश कर दे। एक चीज रिकॉर्ड पे जब सारी पार्टियों के सामने आएगी तो वो एक सियासी माहौल के अंदर आएगी और सियासी माहौल में बहरहाल रहना चाहिए। ठीक। और ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट को आप बिल्कुल नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे, उसका नतीजा आपने देख लिया है कि मुल्क के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है तकरीबन वैसे ही मामला बहुत वाज़ेह साफ बात की आपने। ये शौकत बसरा साहब, ये सूरत हाल है कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पार्टी ने अच्छा फैसला किया है, तो क्या कोई मुल्क में बदलते हुए हालात देख रहे हैं आप? देखिए, बात ये है सिजाद मीर साहब कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट। तो डे 1 से बार बार कह रहा हूँ कि ये जितनी पार्टीज हैं इनका तो अगर कोई स्टेट भी, शायद अगर शरीफ खानदान को देख लें, जरदारी खानदान को देख लें, इनमें 6-6, 7-7 बारियां ली हैं। इनका तो कोई स्टेट पाकिस्तान में नहीं है। इनकी तमाम जायदादें बाहर हैं और इनके कारोबार बाहर हैं। अभी आपने देखा कि दुबई लीक्स आई और वहां पर भी इनका दोनों खानदानों की जायदादें बाहर है। कुछ 11 खरब के करीब, कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ वहाँ बिजनेस। इसी तरह एवन फील्ड हो, स्विट्जरलैंड हो, तो इनका तो इशू है भी नहीं। और इसको जाहिर है ये अवाम तो इनके साथ नहीं है, अवाम को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इनको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, इनको एस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 के जरिए इनको मुसलत किया है। तो इसलिए जब तक तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड ऐसे इश्यूज में नहीं होगी तो आप किसी बात को भी आगे लेके इसलिए नहीं जा सकते कि देखिए कोई भी इदारा हो, कोई भी मामला हो, जब तक अवाम उसके खड़े नहीं होंगे तो वो नाकामी होगी। और खास तौर पे जब आप सिक्योरिटी इश्यूज में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आपने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़नी है। फौजें जंग कभी नहीं लड़ती, हमेशा जंग जो लड़ती है वो कौम लड़ती है। तो कौम तो इस वक्त इमरान खान के साथ है। तो इसलिए हमने ये फैसला किया है इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। कौम इमरान खान के साथ है तो क्या कौम जंग लड़ने को तैयार नहीं है? बिल्कुल तैयार है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब इमरान खान साथ होंगे, बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा उस वक्त तक कोई चीज आगे बढ़ नहीं सकेगी। और सियासी इस्तेकाम किस तरह होगा कि आज आपने एक वो लीडर जो इमरान खान जो जेल के अंदर होने के बावजूद 2/3 मेजोरिटी अवाम ने दे दी,
आज भी आप उसको शादी के जुर्म में आप बुशरा बेगम और उनको आपने जेल में डाला हुआ है, आपने 200 मुकदमा दर्ज कर दिया। और पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ गद्दारी के नए मुकदमे तैयार कर रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारा कंडक्ट देखें कि हम, और राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि मुकदमे जैसे भी हो हम खान साहब को बाहर आने दें। एहसन इकबाल भी यही कह रहे हैं कि 5 साल बानी चेयरमैन को अंदर रखना चाहिए। इसके बावजूद जब हमने सुना, सुनिए बड़ी अहम बात, जब हमने सुना, अभी हमें दावत नहीं आई, जब पता चला कि ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं ऑल पार्टी, आज सहाफियों ने खान साहब से जेल में सवाल किया तो खान साहब ने फौरन ये कहा कि ऐसा कोई मामला जो मेरे मुल्क के हक में हो, अवाम के हक में हो, तहरीक इंसाफ को सबसे अब आगे पाएंगे। ठीक बात जी। जुल्फ़िकार अली बदर साहब क्या कहेंगे? वो तो तैयार हैं कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए, और नबी चौधरी साहब भी कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। आप क्या कहेंगे? निहाल हाशमी साहब अगर हमारे साथ हुए तो उनकी राय भी ले लेंगे, लेकिन आप क्या कहती हैं? देखिए, मैं तो आपको पहले भी ये बात कह चुका हूँ, ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ये खुशाइंद है कि बानी पीटीआई ने इस किस्म की जो लचक है वो दिखाई है और रवैये में तब्दीली लेके आए हैं। और एपीसी कॉन्फ्रेंस जो हुकूमत बुला रही है, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई है, उसके अंदर ये शिरकत करेंगे और इससे अपना मौक़िफ़ सामने लेके आएंगे और बातचीत का दरवाज़ा खुलेगा और एक सियासी और मुआशी इस्तेकाम की तरफ मुल्क उसकी तरफ गामज़न होगा। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसा रवैया ना रखें कि आएंगे तो देखी जाएगी, नहीं भी आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर मैं समझता हूँ एक फॉर्मल इनविटेशन जाना चाहिए और उनको इज़्ज़त से जो उनके नुमाइंदगे हैं उनको बुलाएं, उनको इज़्ज़त एक्सटेंड करें, उनको कर्टिसी एक्सटेंड करें, उनको बिठाएं, उनके जो भी रिजर्वेशंस है जिस भी स्टेक होल्डर्स की, उनको बताएं कि ये जो आपकी रिजर्वेशन है ये ठीक नहीं है और उनकी वो रिजर्वेशन दूर करें ताकि एक तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सेम और वन पेज पे होके इस ऑपरेशन की हमायत करें, क्योंकि इस ऑपरेशन ने तो होना है और ये पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम के लिए लाजिम और मंजूम है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। बिकॉज इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम के साथ ही मुआशी इस्तेकाम आएगा और वो दहशत गर्दी को आप जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तो वो आप हो नहीं सकता। बिकॉज ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है ऑपरेशन, क्योंकि उसके बाद ही बाहर से जो है इन्वेस्टमेंट आएगी और इन्वेस्टमेंट से ही इकनॉमिक साइकिल चलेगा और इकनॉमिक साइकिल बेहतर होने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं। चाहे ये मैं रिवर्स ऑर्डर में बात कर दूं, चाहे जिस तरह मैंने बात की है उस तरह कर दूं, ये इसी तरह ही है। तो ठीक बात जी। निहाल हाशमी साहब, मेरा ख्याल अब आवाज़ आपको पहुंच रही है। यही सवाल हम कर रहे हैं कि अगर ये पार्टी शरीक हो रही है तो एक कंसेंसस पैदा हो जाए और कंसेंसस के साथ मिलिट्री एक्शन या जो भी हम कहना चाहते हैं इसको कार्रवाई हो, तो ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं है ये? होंगे और वो क्या प्रपोजल्स देते हैं, मेरे ख्याल से मीर साहब आप बहुत सीजन आदमी है, आपकी खबर उस वक्त है किसी चीज को बताना। आप हमें ये देखना है कि वो शरीक होने के बाद उनके प्रपोजल होती है, उसके बाद कोई लामल तय कर सकता है और मैं कोई पॉजिटिव राय नहीं। ये आपकी बात ठीक है। अब आपको क्या तवक्को आते हैं? आपने बरतानिया के इलेक्शन के बारे में कमेंट तो किया है, ये काज़किस्तान के दौरे और पुतिन के साथ मुलाकात और ये सारे ताल्लुकात और ये कहना कि तेल की बात भी करेंगे हम और दूसरी बातें भी करेंगे और पुतिन पाकिस्तान का दौरा भी करेगा, क्या दुनिया का कोई नक्शा बदल रहा है? चीन के साथ हमारी दोस्ती, रूस के साथ दोस्ती, शंघाई कॉन्फ्रेंस के मुल्कों के साथ, क्या हम काउंटर करना चाहते हैं वेस्ट की कुव्वत को जो वो करारदादें पास कर रहे हैं हमारे खिलाफ? नहीं जनाब, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो खारजा पॉलिसी हो वो पार्लियामेंट के अंदर डेप्थ एंड डिटेल में डिस्कस किया जाए। दुनिया की हर कौमें अपनी खारजा पॉलिसी अपने कौमी मुफाद के तहत बनाती है। अब वेस्ट हो या ईस्ट की बात नहीं है, हमारी कौमी मुफाद जिसके साथ होगी हम उसके साथ वाबस्ता होंगे, हमें सोचना पड़ेगा और उसके लिए 10 फोरम है पाकिस्तान का पार्लियामेंट, जहाँ पे पार्लियामेंटेरियन ये डिसाइड करें और फिर गवर्नमेंट को वो सजेस्ट करें कि जनाब आपने इस पैटर्न पे अपने खारजा को लेके जाना है। अगर अमेरिका के साथ मुफाद है हमारा और अगर हमें फायदा है तो हम अमेरिका के साथ जाए, अगर एसपीओ के साथ है तो एसपीओ का, अगर हम चाइना के साथ जाना है, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जाना है, एशिया साउथ ईस्ट एशिया में जाना है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द
कलेक्टिव विजडम ऑफ पाकिस्तानी पीपल, और वो कलेक्टिव विजडम जो है वो पार्लियामेंट है। ठीक बात जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों की। नवीद चौधरी साहब, आप इस बात पे हम सवाल कर रहे हैं कि एक मुल्क का अंदरूनी नक्शा क्या बनता जा रहा है, वो उस पर गुफ्तगू की है। मैं इस तरफ भी देखना चाहता हूँ कि हमें एक तरह से सी पैक की तरफ जाते हैं तो डरा दिया जाता है। करारदाद पास हो गई, यूएनओ में पता नहीं क्या था, वर्किंग ग्रुप था, उसने कुछ कर दिया और कुछ बातें आनी शुरू हो गई। और ऐसी सूरत में ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, ये आज की नहीं, हम मेंबर इसके बहुत बरस से है। मैं उसको हाजिर था जब हम मेंबर बने थे, हिंदुस्तान ही बना था, मोदी वहाँ नहीं गया है। और इस बार ये है कि पुतिन का जेस्चर बड़ा पॉजिटिव सा दिखाई देता है और ज़ाहिर है कि इसमें चीन के असर के तहत सारी बातें हो रही हैं। क्या कुछ ऐसा लगता है कि हम एक अपने आप को एक सिक्योर कर रहे हैं एक तरह से कि भाई हमें मदद करो, मदद नहीं करोगे वेस्ट को, हम कह रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं हम? देखिए, एक चीज तो बहुत वाज़ेह है कि सी पैक के हवाले से अमेरिका बहुत शदीद मुखालिफ है पाकिस्तान का। उनके जो टॉप ऑफिस बेरर हैं वो इसके बारे में बयान दे चुके हैं। हिलरी क्लिंटन का ये कहना था कि ये जो सड़क बन रही है ये सिर्फ तजारती रास्ता नहीं है बल्कि ये टेररिज्म को पूरी दुनिया में फैलाएगा, ये उनके अल्फाज थे। अच्छा, निजी महफिल में जब आप अमेरिकी सफारतकारों से मिले तो वो बहुत सीखा होते हैं सी पैक के नाम, जिस सूरत हाल अभी तक है। 2014 के धरने जो है वो धारा उसके 4-5 मकासद थे, लेकिन बेसिक मकसद उसका सी पैक को रोकना था। इसमें कोई भाव नहीं है। जनरल जहीर क्या कर रहे थे, रहील शरीफ ने क्या किया, फिर बाजवा के साथ से जनरल बाजवा साहब मजाक उड़ाया करते थे, फैज मीर, ज़ाहिर है उनका अमेरिकी लॉबी के साथ ताल्लुक था। और ये बात जो कही गई है मोहतरम मेरे दोस्त की जानिब से कि आपके जो खारजा पॉलिसी है वो आपके अपने वफादार के ताबे होती है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। निहाल हाशमी साहब ने कहा है आपकी जो अपनी निहाल हाशमी साहब फरमाया। अब मामला ये है कि आपने देखा कि जैसे ही सी पैक के वाले से मूवमेंट शुरू हुई, अमेरिका के अंदर भी एक्टिविटी शुरू हो गई। ये इसको आप कोरिलेट करेंगे, ये कोई अल्लाह से वाकया नहीं है। एक प्रेशर आना शुरू हो गया। अब डिपेंड क्या करता है? डिपेंड ये करता है कि आपके मुल्क की उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही। आया वो चीन के थोड़े से पैसे लगवा कर, थोड़ा शुगल मेला करके उसके बाद के जी फिर रोक दो बीच में, वहां टेररिज्म शुरू हो गया। जहां तक ये बात है कि चीन मुख्तलिफ पॉइंट से बराह रास्त राब्ते करता है, मैं आपको बताता चलूं, मैं जिम्मेदारी से खबर दे रहा हूँ। चीन ने जब सी पैक स्टार्ट किया था नून लीग के दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने बलोचिस्तान में जो इत्तेहाद पसंद तंजीमें हैं उनसे खुद मुज़ाकरात किए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जो मामला है उससे रियासत के साथ सेटल करा देते हैं, जो तुम्हारे माली मामला तो उसको भी देख लेते हैं, ये इस काम को होने दो, इसमें बलोचिस्तान का फायदा है। तो बुनियादी बात यह है कि अगर चीन के वजीर इस्लामाबाद में आकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, तो ये बात उन्होंने मेरे बतौर तालिब इल्म समझता हूँ, ये बात उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को सुनाई है। उन्होंने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि इस तरह के हालात आप पैदा करें जिसमें इस्तेहकाम नजर आए। इस्तेहकाम का तरीकाकार क्या होगा? या तो उसमें आप एक फुल ऑपरेशन करें और उसके नतीजे में टेररिज्म खत्म हो, और उसमें हमें गारंटियां चाहिए। तो ये जो उनकी रिजर्वेशंस हैं चीन की, वो पाकिस्तान की रियासत के हवाले से है, वो किसी एक पार्टी के हवाले से नहीं है। उनका फोकस क्या है? वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हमें इस हवाले से सॉवरेन गारंटी दे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक बात। तो ये मामला इस एंगल से ठीक। शौकत बसरा साहब, आप बताएं क्या कहेंगे इस बात पे कि ये जो हमारा सी पैक के साथ सारे ताल्लुकात हैं, कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए सिजाद मीर साहब, हाँ जी, वो सिजाद मीर साहब, सूरत ये है कि चाइना जब ये विजिट किया, इन्होंने बहुत कहा जी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन जब आपका अपना इन्वेस्टर खुद भाग रहा है, यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, लोग दुनिया में दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, तो कौन आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? इसीलिए उनका पहली दफा, हालांकि चाइना कभी पब्लिकली बात नहीं करता, जब विजिट के बाद उन्होंने ये बात कही कि आपके मुल्क में ऐसा काम नहीं है, अच्छा एनवायरमेंट नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो उसमें समझ जाना चाहिए। आज तक देखे ना, मैं बताया गया था SIFC बनाई, इसमें अरबों डॉलर आ जाएगा। ना अभी तक चाइना ने, ना सऊदी अरेबिया ने, ना UAE ने, ना अमेरिका ने, किसी मुल्क ने 1 टका नहीं दिया। और आज हालत यह है कि आपके मुल्क में अफरा तफरी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो सी पैक भी उन्होंने उसी वक्त शुरू करना है जब यहाँ पर हालात अच्छे होंगे, एनवायरमेंट अच्छा होगा। उसके लिए हम तो हाजिर हैं। हमने तो बाकायदा उस मीटिंग में भी शिरकत की और हमने पूरा यकीन दिलाया कि जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ की और हमारी जरूरत होगी
हम उन पॉलिसीज को एंडोर्स करेंगे जो मुल्क के मफाद में होंगी, जो आवाम के मफाद में होगी। अब हुकूमत को ये देखना है, हुकूमत देखिए, बेशक मैं भी कह रहा हूँ कि ये जाली हुकूमत है, इनके पास कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, इसके बावजूद अब हालत ये है कि आज भी तहरीक इंसाफ के लिए जमीन तंग की जा रही है, हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, रौफ फसल पर कातिलाना हमले हो रहे हैं हमारे आज भी। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कुछ करे। ठीक बात, माहौल को बेहतर करे। ठीक बात जी। निहाल हाशमी साहब, आप क्या कहते हैं इस पेशकश के बारे में कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि माहौल को बेहतर करे, बातचीत के लिए फजा साजगार करे और कंसेंसस होगा तो बेहतरी पैदा होगी, क्या कहेंगे आप इस पे? मीर साहब, मैं तो समझता हूँ माहौल बहुत ही बेहतर है, फजा खुशगवार है, और मैं समझता हूँ कि कहीं कोई इंतकामी कार्रवाई हम नहीं कर रहे। अगर कोई कानून शिकनी करे तो हुकूमत के नहीं, ये जो इदारे हैं, पुलिस है या एंटी करप्शन है या FIA है, वो करते कार्रवाई। हुकूमत के पास और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, इस छोटे मोटे इस तरह के किसी अपने सियासी मुखालिफ को वो कभी तंग नहीं करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जमा खातिर रखें कि हम किसी भी सियासी मुखालिफ को कभी तंग नहीं करेंगे, वो अपना सियासी अमल जारी रखें, वो जो उनको आइन और कानून ने हक दिया उसको वो जरूर एक्सरसाइज करें, वो जरूर अपनी मीटिंग करें, टॉक शोज में आए, अपने मंशूर का इजहार करें, अपने प्लान को फैलाएं। हाँ, तकरीबी कार्रवाई ना करें, तकरीबी कार्रवाई मौसमी मास्टर उसको पसंद नहीं करता। तो हम सबको ये इजाजत है, पाकिस्तान के आइन ने इस इजाजत को दी हुई है कि आप हर किसी को आज़ादी है सियासी अमल के लिए। ठीक बात जी। ज़ुल्फ़िकार बदर साहब, सर मुल्क के अंदर जो है ना, एक ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है जिससे ये तासुर आए कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इससे बाहर के इन्वेस्टर और जितने दीगर मुल्क जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स बन रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, आप देखिए कि 2013 में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जब CPEC का पैक्ट किया, इसको इनिशिएट किया, उसके बाद टापी गैस पाइपलाइन की, फिर ईरान गैस पाइपलाइन की, तो क्या ऐसी वजह थी कि उसको आज 10 साल हो गए कंप्लीट नहीं किया गया? ये जो नेशनल इंटरेस्ट के हमारे होते हैं, वो कहते हैं अमेरिका का डर है। देखिए हमें, मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अर्ज की थी कि हमें मुल्कों के साथ बायलैटरल रिलेशन रखने हैं, लेकिन हमें ये भी फैसला करना है कि हमारी पॉलिसी के अंदर, ऐसी फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो भी स्ट्रेटजी हमने रखनी है, ऐसी पॉलिसी भी रखनी है कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं। एक हम सॉवरन मुल्क है, बिकॉज अमेरिका ने ग्राउंड पे आके पाकिस्तान की आवाम को सपोर्ट नहीं करना। आज ईरान गैस पाइपलाइन, टापी गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के अंदर आई होती तो आपकी बिजली इंडस्ट्री को गैस जानी थी, हाउस होल्ड को गैस जानी थी, बिजली घरों को गैस जानी थी। इससे आपके हाउस होल्ड की भी गैस भी सस्ती रहनी थी, इंडस्ट्री की गैस सस्ती रहनी थी, आपकी बिजली जो है बननी थी वो कम रेट पे बननी थी, आपके एक्सपोर्टर को फ़ायदा होना था, आपका एक्सपोर्ट जो है प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होना था तो कंपेटिटिव रेट पे होना था, आपकी फॉरेन रेमिटेंस बढ़नी थी। ये जो महंगाई की सूरत हाल है ये बेहतर रहनी थी। ये जो आज बहुत ज़्यादा महंगाई है और आपको IMF से कर्जा लेना पड़ रहा है और दीगर इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से आप देखते हैं, ये आपको नहीं करना पड़ना था। आज CPEC भी देख लें, अगर ये राहदारी चल पड़ती तो आपको तो हर मुल्क ने कहना कि पाकिस्तान फ्लरिश ना करे। ये आपको खुद चाहिए, पाकिस्तान की स्टेट को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल फोर्सेस को ये चाहिए कि हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है और इसको मद्देनज़र रखते हुए रहना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ और मिडल ईस्ट कंट्री के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, सबके साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे रहे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और डिसीजन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, अपने पाँव पे खड़े करने के लिए अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सके। वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। ठीक बात जी। नाज़रीन किराम, इस पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बहुत कम वक्त होता है, हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे डिस्कशन को। हमने 3 बड़े मौजूआत छेड़ दिए हैं, हालांकि एक एक मौजू को अलग अलग वक्त दरकार होता है और दरकार था, लेकिन इकट्ठे मौजू छेड़ने का मतलब था कि पाकिस्तान के लिए नए कुछ उफक खुल रहे हैं, हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
जी नाज़रीन कराम, अब आखिरी सेगमेंट में आपको जैसे मालूम है हम इख्तिसार के साथ बात करते हैं, सिर्फ हम कंक्लूड करना चाहते हैं। मैं कभी कभी इसे वन लाइनर कहता हूँ, कभी कभी बॉटम लाइन कहता हूँ, कभी कुछ कहता हूँ। जी नवीद चौधरी साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ मुख्तसर तौर पर कि क्या सचमुच हमारे लिए कोई नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं जिससे हम अपनी सफारतकारी के ज़ोर से, अपनी बसीरत के ज़ोर से, अपनी सियासत के ज़ोर से कुछ अपने लिए बेहतरी पैदा कर सकते हैं, जहाँ हमारे लिए कोई नई मुश्किलात पैदा हो रही हैं? क्या कहते हैं आप? देखिए, मुश्किलात तो साथ साथ चलेंगी, इसलिए चलेंगी कि आप इस वक्त पॉलिसी शिफ्ट के अमल से गुजर रहे हैं। टीटीपी के हवाले से जो आपकी पॉलिसी थी, उसको जो जनरल बाजवा साहब और जनरल फैजल अली साहब के दौर में थी, अब बिल्कुल उसके उल्ट मामला हो गया। तो जब पॉलिसी शिफ्ट की जाती है तो उसके नतीजे में फिर मुश्किलात तो आती हैं। और ये सारा मामला मेरे जो मैं बतौर मैं समझ रहा हूँ, ये अब सी पैक के तनाज़ुर में हो रहा है, जिसमें बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसको टैकल किया जाएगा, बाकी सूबों में भी सब कुछ सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। ठीक जी, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने पर पूरे कंट्रोल के साथ काम किया, यकसुई के साथ कहना चाहिए, तो इसके फिर मुफीद नतायज साल के अंदर हमें मिलना शुरू हो जाएंगे और ये मामला चल पड़ेगा आगे। और अगर इस तरह से घूम की कैफियत उससे नुकसान भी हो सकता होगा। जी जुल्फ़िकार साहब, आप ही बात करें मेरा ख्याल। मैं तो सर देखें, अपनी ही बात को जो मैंने पहले अर्ज किया है रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सी पैक है, टापी गैस पाइपलाइन है, ईरान गैस पाइपलाइन है, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो पूरी ग्लोबल जो सारी कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमें ऐसी डिसीजन मेकिंग करनी है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें, ना कि दूसरों पे डिपेंड करें, कीपिंग इन व्यू कि हमें बायलैटरल रिलेशंस तमाम मुल्कों के साथ ठीक रखने हैं। और हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है, हमें चाइना की भी ज़रूरत है, रशिया की भी ज़रूरत है, और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की भी ज़रूरत है। जी निहार आशफी साहब, आप क्या लास्ट वर्ड्स कहेंगे आखिरी कंक्लूड करते हुए? मैं ये कहूँगा कि अपनी जात, अपने लीडर, अपनी पार्टी से ऊपर होके, अपनी हुकूमत से ऊपर होके सिर्फ अगर आप पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, और अगर पाकिस्तान थर्ड प्रायोरिटी फोर्थ प्रायोरिटी है तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। ठीक बात, बहुत 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 मुख्तसर, बहुत खूबसूरत बात। मेरा ख्याल इसी के साथ हम अपनी आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। खुलासा ये है कि पाकिस्तान के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और इसके साथ नए चैलेंजेस भी हैं। जब हम इस नए ब्लॉक की तरफ देखते हैं, बरतानिया में तब्दीलियों की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान में बदलते हुए मूड की तरफ देखते हैं, तो हमें एक हौसला अफजाई की कैफियत मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ से जब दुनिया की कुछ ताकतें हमें घूर घूर के देखती हैं, कभी कुछ तरह डराती हैं, कभी किसी तरह डराती हैं, तो खौफ भी पैदा होता है। हमें मुकाबला करना है एक बहादुर कौम की तरह, एक ऐसी कौम की तरह जो एक तहम्मुल के साथ मुश्किल हालात को फेस करना जानती हो। अगर हम ये कर सके और कर सकते हैं तो यकीनी तौर पर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।